हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जी हाँ, पहले 6 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए। पहले 6 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब काफ़ी बड़ा पोर्शन अपने सिलेबस का, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिला के आप लोगों ने खत्म कर लिया। मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एक अच्छा माइलस्टोन आपने अचीव किया है। और जी हाँ, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दी थी। भाई बहन के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें भाई की चर्चा तो हमने कर ली थी। मटीरियल कॉस्ट कि वो कॉस्ट क्या होता है जिसमें मटेरियल का खर्चा होता है, भाई की तो बात कर ली थी हमने। जो हमारा रॉ मटेरियल आता है, चाहे वो एडिटिव हो चाहे और कोई तरह का रॉ मटेरियल हो, हमने लास्ट क्लास में उसकी बात करी थी। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में। जी हाँ, आपको याद रखने के लिए सिर्फ न्यूमोनिक की तरह आप ताकि याद रख पाओ, मैंने इस कैश का नाम रखा है भाई बहन कैश या सिस्टर कैश, ताकि आपको याद रहे। न्यूमोनिक आप कोरिलेट कर पाओ भाई और बहन के हिसाब से, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है बहन कैश या सिस्टर कैश। सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भाई मटीरियल लेके आता है वो उसे घर में बनाती है और उससे कुछ चीज़ बनाती है, फूड बनाती है या वॉट एवर बनाती है। और आजकल तो भाई ये मिथ है क्योंकि सिस्टर्स आर इक्वली केपेबल ऑफ वर्किंग एंड ब्रिंगिंग मटेरियल फॉर होम ऑल्सो। बट जस्ट एक न्यूमोनिक बनाने के लिए, जस्ट आपको याद रखवाने के लिए मैंने ये न्यूमोनिक बनाया है भाई बहन कैश। भाई मटेरियल कॉस्ट, बहन लेबर कॉस्ट। अब देखो, कमाल की बात यह है कि ये दोनों कॉस्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत अमेजिंग साथ है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। लेबर या एम्प्लॉयज के बिना मटेरियल कॉस्ट अगर इनकर कर भी लो बेकार है, क्योंकि अगर लेबर नहीं होगी तो मटेरियल को फिनिश गुड में कौन कन्वर्ट करेगा? कोई कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, तो यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सिमिलरली अगर मटेरियल कॉस्ट नहीं है और सिर्फ लेबर है आपके पास, तो भी भाई बेकार है, क्योंकि अगर आप मटेरियल नहीं लाओगे तो आपके लेबर बेकार बैठे होंगे, खाली बैठे होंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये दोनों कॉस्ट, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये दोनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनती है भाई। प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे मेजर कॉस्ट, जैसा कि हम कॉस्ट शीट में बोलते हैं, सबसे मेजर कॉस्ट। 2 कॉस्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तुम चले जाओ अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ो, तुम सर्विस सेक्टर में चले जाओ, एम्प्लॉय कॉस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट। सर्विस सेक्टर में स्पेशलाइजेशन पे आते हैं भाई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेता हूं, केपीएमजी, डिलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकिन्जी कंसल्टिंग ग्रुप। तो ये जितने भी कंसल्टेंसी होते हैं, और आजकल कंसल्टेंसी का ही जमाना है, तुमने नाम सुना होगा केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आजकल केपीओ का ही जमाना है। कितने कितने लाखों करोड़ों टर्नओवर के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो आधारशिला है, इनका जो प्लेटफॉर्म है, वो है भाई इनके एम्प्लॉयज। और इनका जो मेजर खर्चा है आज की डेट में, वो है एम्प्लॉयज की सैलरी। तो बड़े बड़े एम्प्लॉयज, बड़े बड़े पार्टनर्स बिग 4 के, एक बिग 4 से दूसरे बिग 4 जाने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। तो पोचिंग इज अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन बिग 4। होता ही है कि मान लो टैक्स डिपार्टमेंट है, अर्न्स्ट एंड यंग का टैक्स डिपार्टमेंट है, उस टैक्स डिपार्टमेंट का जो पार्टनर है उसके अंडर मान लो 20 लोगों की टीम है, कोई और बिग 4 उससे अप्रोच करेगी। सपोज केपीएमजी ने ईवाई को अप्रोच किया, ईवाई के इस पार्टनर को अप्रोच किया और उसको बोला तुम हमारे यहाँ आ जाओ, अपनी पूरी टीम लेके, अपने पूरे क्लाइंट्स का सेट लेके हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें इतना करोड़ रुपए दे देंगे। बहुत मोटी मोटी डील्स होती हैं जहां पर हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए, एम्प्लॉयज को ललचाने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी से खूब सारा कंपेंसेशन लेती है, और कंपेंसेशन एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो। इसे बोलते हैं ह्यूमन पोचिंग। Poaching is a very common trend. Poaching is very popular, especially in consulting organization. और भाई क्योंकि कंसल्टिंग में जो बेसिक चीज़ होती है वो एम्प्लॉय ही होता है, तो पोचिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता लोगों के पास। अब देखो, मैं तुम्हें एक कंपेरेबल सिचुएशन बताता हूँ। मेरा कॉम्पिटिटर है भाई, उसके पास एक करोड़ों रुपए की बड़ी खास मशीन है जो उसने जर्मनी से इंपोर्ट करी थी। मेरा मन उस मशीनरी पे आ गया है, मैं उस मशीनरी को नहीं खरीदूंगा। मैं जर्मनी में सेम वेंडर को कॉल करूंगा और उससे बोलूंगा तू मुझे इससे भी बेहतर मशीनरी दे। मैं फ्रांस में सिमिलर किसी कंपनी को कॉल करूंगा, मैं कहूंगा ये फीचर्स की मशीनरी तो ऑलरेडी इंडिया में है, मुझे इससे बेहतर मशीनरी दो। बेहतर मशीनरी आ जाएगी, और सेम मशीनरी के भी मल्टीपल कॉपीज आ जाएंगी एक दिन में, एक टाइम में। सही बात है ना? तो जो मशीनरी होती है, जो एसेट है मशीनरी, उसकी तो मल्टीपल कॉपीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉई, उनकी कॉपी अवेलेबल नहीं होती। भाई सुंदर पिचाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है, मुकेश अंबानी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है,
रतन टाटा पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है, शाहरुख खान पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है। तो यह खास बात होती है एम्प्लॉइज की कि एम्प्लॉइज इररिकवरेबल होते हैं, इररिप्लेसेबल होते हैं, इरकॉपीएबल होते हैं। कॉपी नहीं हो सकती एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय जैसा एम्प्लॉय तो तुम ला सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली वैसा ही एम्प्लॉय नहीं ला सकते। तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ मिस्टर बी के स्किल्स मिस्टर ए जैसे हैं, सिमिलर हैं, सेम कभी भी नहीं हो सकता। जबकि मशीनरी के केस में तुम पैसा खर्च करो तो सेम तुम्हें मशीनरी मिल सकती है। एम्प्लॉय के केस में एक एम्प्लॉय का डुप्लीकेट मिल जाए, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। इंसान का डुप्लीकेट होना पॉसिबल ही नहीं है। यह अहमियत है हमारे कैश की, जिसका नाम है एम्प्लॉई कॉस्ट। और मैं तुम्हें कमाल की बात बताता हूं एक। दोस्तों IIMs का तो नाम तुमने सुना ही होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द पाइनियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री who produces management professionals, who produces people who can handle the big corporate world, the management of big corporate world, their finance department, their administration department, their management। और मैं तुम्हें खास बात बताता हूं, IIMs के जो टॉपर्स होते हैं वो कंपनीज में अप्लाई नहीं करते। कंपनीज उन्हें कॉल करती हैं कि तुम हमारे यहां आ जाओ। ये खासियत होती है IIM के टॉपर्स की, IIT के टॉपर्स की। उनको अपने आप किसी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास कंपनी आएगी कि तुम हमारे यहां रिक्रूट हो जाओ। दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द लेवल ऑफ स्किल विच दे डेवलप। और आप लोगों को भी यही क्वालिटी ऑफ स्किल, यही क्वालिटी ऑफ एक्सेलेंस हासिल करनी है कि कंपनीज आपके सीवी का इंतजार ना करें। मतलब आप सीवी दो कंपनी में तब कंपनी कॉल करे, ऐसा ना हो। कंपनी खुद कॉल करे कि अरे सीएम में अनुज माथुर, ऑल इंडिया रैंक होल्डर 28, प्लीज ज्वाइन आवर कंपनी। दिस इज द क्वालिटी विच यू हैव टू डेवलप विद इन यू। दिस इज द स्किल सेट, दिस इज द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी यू हैव टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो हां, employee cost, one of the most expensive resources of the organization, one of the most important cost, one of the biggest cost of the organization। लेकिन हाँ, most important cost of the organization भी यही होती है, employee cost। सर आप इसे बहन से कैसे कोरिलेट करते हो? भाई वो तो एक सिंपल सा मैंने एक रफ सा कोरिलेशन बिठाया है कि सिस्टर्स क्योंकि घर में लेबर करती हैं, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय तो नहीं होती लेकिन काम करती हैं, इसलिए वो फूड को कन्वर्ट करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात, ये तो खैर निमोनिक की बात थी, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊंगा। अगर पेरेंट्स के बाद आपकी सक्सेस पे कोई खुश होने वाला, सबसे बड़ा खुश होने वाला, निष्पक्ष होकर खुश होने वाला, विदाउट एनी बेनिफिट खुश होने वाला अगर कोई पर्सन होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सिस्टर। सिस्टर्स भाइयों की खुशी में सबसे ज्यादा खुश होती हैं। सिस्टर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब भाई उनका खुश होता है। तो भाई भाई के बीच में तो फिर भी जेलसी का एक फैक्टर होता है, लेकिन सिस्टर और ब्रदर के बीच में जेलसी का फैक्टर नहीं होता। दे विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू रियली सी देयर ब्रदर्स हैप्पी। और वो जो राखी का एक दिन आता है ना, साल में एक दिन, जब आप अपनी सिस्टर से राखी बंधवाते हो और उसे गिफ्ट देते हो, पता है सिस्टर्स उसके लिए पूरी साल इंतजार करती हैं। सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए नहीं, प्यार लेने के लिए। जो आप अपनी सिस्टर को कोई गिफ्ट देते हो ना, तब उसको जो अटैचमेंट फील होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यकीन मानना, जब तुम अपनी सिस्टर को उसकी फेवरेट ड्रेस दिलाते हो या उसकी फेवरेट सैंडल दिलाते हो, उसका फेवरेट बैग दिलाते हो और उसको ये बोलते हो कि बहन अब पैसे के बारे में मत सोचियो, अब तू प्राइस टैग मत देखियो, तू आ चल, मैं सीएम में बना हूं, मैंने सीएम में क्लियर किया है, तू चल मेरे साथ, बिना प्राइस टैग देखे आज मैं तुझे बैग दिलाऊंगा। क्योंकि दोस्तों बैग बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कई बार गर्ल्स के, और अच्छे बैग्स हर गर्ल की फैंटेसी होती है। तो जब आप उसको बोलते हो ना कि आ बहन मैं तुझे बैग दिलाऊंगा, और आप कहते हो प्राइस टैग मत देखियो, तेरे भाई के पास आज बहुत पैसा है, पहली सैलरी आई है तेरे भाई की सीएम में बनने के बाद, तो जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान तक बड़ी मुस्कुराहट, वो कॉन्फिडेंस, किस चीज का कॉन्फिडेंस? कि दुनिया में अगर हर आदमी मेरे अगेंस्ट हो गया तो एक आदमी है जो मेरे साथ खड़ा होगा, वो है मेरा भाई। ये जो कॉन्फिडेंस एक सिस्टर में डेवलप होता है ना, और इसको देखने के बाद जो आप लोगों को मजा आएगा, वो पार एक्सेलेंस होगा,
वो इस दुनिया की सारी फीलिंग्स के बियॉन्ड होगा। तो मैं हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पहले आपको कोई एक ऐसा रीजन देता हूं जिससे कि आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें, बढ़ते रहें और कॉन्फिडेंस के साथ आगे 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 चलते रहें। क्योंकि ना केवल पैसा, अच्छा करियर, अच्छा फ्यूचर, अच्छा फैमिली प्रॉस्पेक्ट्स, फैमिली को मतलब मेंटेन करने का प्रॉस्पेक्ट्स, अच्छा खाना पहनना ओढ़ना, अच्छी गाड़ियां, अच्छी घड़ियां, ना केवल ये सब बेनिफिट्स हैं पढ़ाई में एक्सेल करने के, सीएमए में एक्सेल करने के, बल्कि बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो बस लगे रहिए। हाँ, मुश्किल होगी, काफ़ी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारे टाइम लैग्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, उन प्रॉब्लम्स को के साथ जूझते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। सक्सेस आपके हाथ में होगी। तो इस प्रवचन के बाद, हाँ सर आप प्रवचन तो डेफिनेटली अच्छा देते ही हो और हमें पता है आप संस्कार टीवी पे अब अपना स्लॉट भी लेने वाले हो, तो इस प्रवचन को ख़त्म करते हुए आओ चलते हैं हमारे एम्प्लॉई कॉस्ट पे। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाना चाहूँगा, क्या मतलब होता है एम्प्लॉई। इस वर्ड का क्या मतलब होता है एम्प्लॉई। दोस्तों एम्प्लॉई मतलब का वर्ड जो डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है एक रिलेशनशिप से, एक नाते से, एक रिलेशनशिप से। तो भाई एम्प्लॉई है एक रिश्ते का नाम, एम्प्लॉई किसी इंसान का नाम नहीं है, एम्प्लॉई है एक रिश्ते का नाम, एक रिलेशनशिप का नाम। जैसे भाई बहन का रिश्ता, बहन जब वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता लगता है एक रिश्ता है, भाई के साथ बहन का रिश्ता है। जब आप फादर वर्ड यूज करते हैं तो पता है एक रिश्ता है, फादर रिश्ता है, जीजा एक रिश्ता है। इसी तरह एम्प्लॉय वर्ड भी एक रिश्ता है। किसके साथ रिश्ता है एम्प्लॉय का? एम्प्लॉयर के साथ रिश्ता है एम्प्लॉय का। तो वो तमाम लोग, वो तमाम आदमी, वो तमाम ह्यूमन बीइंग्स, वो तमाम लोग जो हमारे आसपास हैं जिनका एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप है, जिनका एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता, और उस रिश्ते में पड़े हुए लोगों को कहते हैं एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई एक रिश्ते को डिनोट करता है, एक बंधन को डिनोट करता है, एक रिलेशनशिप को डिनोट करता है एम्प्लॉई। और ये रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं सर, ये हमें जानना पड़ेगा। अब जैसे भाई बहन का क्या रिश्ता होता है? भाई बहन का रिश्ता मतलब जब एक भाई होता है जो बहन को प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट ऑल ऑड, बहन भाई को सपोर्ट करती है अंडर एनी सर्कमस्टांस, दोनों आजीवन खुशी खुशी रहते हैं, दोनों में परस्पर प्यार होता है, एक दूसरे के लिए सद्भावना होती है, प्रेम होता है, प्रमेय होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है भाई बहन का, कुछ चीज डिनोट करता है, हमारे दिमाग में कुछ चीज, एक इमेज क्रिएट करता है। सिमिलरली फादर सन का रिलेशनशिप, फादर सुपीरियर होता है, सन सुपीरियर नहीं होता। फादर की सारी बात सन को माननी चाहिए, सन को फादर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सन को फादर का टेक केयर करना चाहिए जब फादर ओल्ड एज में है। फादर अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे रिसोर्सेज सन को बनाने में, सन को डेवलप करने में लगा देता है। तो ये एक रिलेशनशिप है फादर सन का। जैसे ये फादर सन का हम रिलेशनशिप सोचते हैं, कुछ बातें दिमाग में आती हैं। सिमिलरली मदर और चिल्ड्रन का भी रिलेशनशिप जब होता है तो कुछ बातें दिमाग में आती हैं। तो सर अगर सारे रिलेशनशिप को सोच के कुछ बातें दिमाग में आती हैं, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को सोच के भी कुछ बातें दिमाग में आएंगी क्या? हाँ भाई हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को सोच के भी कुछ बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि ये एम्प्लॉई है। और अगर आपको पता लग गया कि वो एम्प्लॉई है तो ही भाई उसकी कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लेके जाना, अदरवाइज उस कॉस्ट को एम्प्लॉय कॉस्ट में मत लेके जाना, कहीं और लेके जाना। मैंने जो इतनी बड़ी राम कहानी रिलेशनशिप्स पे आपको सुनाई है, वो ऐसे ही नहीं सुनाई, उसका रीजन है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जिन दो लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होगा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कहलाएगा, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का माना जाएगा, सिर्फ उसी रिलेशनशिप में जो रेम्यूनरेशन पे होता है, या रेम्यूनरेशन के अलावा कुछ भी और चीज पे होती है, बहुत सारी और चीजें होती हैं जो पे होती हैं, हम अपने कैश के दौरान चर्चा करेंगे। सिर्फ उन एक्सपेंसेस को और कॉस्ट को आप एम्प्लॉय कॉस्ट में लेके जाओगे तो सबसे पहला जो मेजरमेंट है, सबसे पहला जो मापदंड है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा, वो ये है कि इज दिस पर्सन एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन?
Has this person got a relationship with the organization of that of employee and employer? क्या ये बंदा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंडर है? क्या ये पर्सन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के परव्यू में फॉल करता है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछोगे वो ये होगा कि अगर ये एम्प्लॉय है तो ही भाई इसकी कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगी, अदरवाइज हर इंसान की कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं जाती। आपके यहां पर कोई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टर काम करने आया है, एसी ठीक करने आया है, एसी को उसने एएमसी करी, एसी को ठीक ठाक किया, अपने यहां वापस चला गया। इंसान वो भी है, लेकिन क्या उसकी कॉस्ट एम्प्लॉई कॉस्ट में आएगी? आंसर इज नो। इंसान की कॉस्ट तो वो भी आपसे पे कर रहे हो, भाई तू हमारा एसी ठीक कर और जा, आपने एएमसी ली एसी की, क्या उसकी कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगी? आंसर इज नो, क्योंकि सर वो इंसान तो है, आप इंसान को पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन सर वो इंसान आपका एम्प्लॉई नहीं है। जो रिलेशनशिप है ना आपका, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का और उसका इंसान का, वो रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का नहीं है। इस वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इस वजह से ये जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट की डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो एम्प्लॉय कॉस्ट का बड़ा सिंपल सा मीनिंग, वो तमाम रेम्यूनरेशन, वो तमाम एमोल्यूमेंट्स, वो तमाम बेनिफिट्स, वो तमाम पेमेंट्स जो आप किसी ऐसे पर्सन को देते हो। अब ये पर्सन ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए भाई, कोई मशीनरी आपकी एम्प्लॉय नहीं हो सकती, नॉन लिविंग बीइंग आपका एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो मेरा लैपटॉप मेरा एम्प्लॉय नहीं हो सकता, मेरा जो वाईफाई यहां पर लगा हुआ है या जो मेरे लाइट्स पंखे एसी लगे हुए हैं ये मेरे एम्प्लॉय नहीं हो सकते। एम्प्लॉय हैज टू बी अ लिविंग पर्सन एंड दैट टू हैविंग अ रिलेशनशिप ऑफ एन employer and employee. With this kind of relationship only the remuneration paid to the employee shall be treated as employee cost. तो रिलेशनशिप होना जरूरी। अब सर एक चीज बता दीजिए सर, ये जो आप रिलेशनशिप 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 बार बार वर्ड दोहरा रहे हैं, तो सर जो हमारे और रिलेशनशिप होते हैं उनके तो हम फीचर्स जानते हैं, फादर और सन के रिलेशनशिप का फीचर जानते हैं, मदर ब्रदर सिस्टर सबके रिलेशनशिप का फीचर जानते हैं। सर ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होगा इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, आओ समझते हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर का ही होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर सुपीरियर है, एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट है, एम्प्लॉयर सुपीरियर पोजीशन पे रहेगा, एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रहेगा, तो एम्प्लॉयर हमेशा एम्प्लॉई के ऊपर ही रहेगा। एम्प्लॉयर हमेशा सुपीरियर, एम्प्लॉई हमेशा सबऑर्डिनेट। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर हमेशा इंस्ट्रक्शंस देगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एम्प्लॉय को लिबर्टी नहीं दी जाएगी कि वो खुद अपने आप से डिसीजन ले, डिसीजन एम्प्लॉयर लेगा, एम्प्लॉय डिसीजन को सिर्फ फॉलो करेगा। एम्प्लॉय डिसीजन जो एम्प्लॉयर ने लिया है उसको फॉलो करेगा। एम्प्लॉई कुछ भी काम अपने बिहाफ पे नहीं करेगा। एम्प्लॉई ये नहीं बोलेगा कि ये माल मैं बेच रहा हूं, एम्प्लॉई हमेशा बोलेगा ये माल मेरी कंपनी बेच रही है, ये माल मेरा एम्प्लॉयर बेच रहा है। एम्प्लॉई हमेशा ये बात बोलेगा। एम्प्लॉई कभी भी कोई काम अपने बिहाफ पे नहीं करेगा। अगर एम्प्लॉई किसी से मिलेगा प्रोफेशनली तो उसको यही बताएगा कि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ फलाना फलाना कंपनी। वो कभी अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नहीं मिलेगा, वो हमेशा एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से ही मिलेगा और वो हमेशा एम्प्लॉयर का एजेंट की तरह ही मिलेगा। एक बहुत खास बात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होती है जो ऑफर लेटर में तय कर ली जाती है। एम्प्लॉई की रेम्यूनरेशन कुछ पोर्शन हो सकता है जो बोनस की तरह उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता हो, कुछ पोर्शन हो सकता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन होगा किसी भी एम्प्लॉई का वो होगा फिक्स्ड कंपोनेंट कि भाई इतनी सैलरी तो एम्प्लॉय को मिलेगी ही मिलेगी। एक कमीशन एजेंट एम्प्लॉय नहीं होता भाई कंपनी का। अगर आप कमीशन एजेंट हो कंपनी के, जैसे एलआईसी के एजेंट्स होते हैं जो एलआईसी की पॉलिसी बिकवाते हैं, और एलआईसी की पॉलिसी जब उन्होंने बिकवाई तो एलआईसी की पॉलिसी जो उन्होंने बिकवाई उस एलआईसी की पॉलिसी का कुछ अमाउंट उनको चला जाता है। जिस महीने उन्होंने एक भी पॉलिसी नहीं बिकवाई उस महीने एक भी रुपए एलआईसी एजेंट को नहीं मिलेगा। वो लोग जो हैं भाई वो एम्प्लॉय नहीं है एलआईसी के, वो एजेंट हैं, क्योंकि कोई फिक्स रेम्यूनरेशन एलआईसी ने उनको नहीं दिया। तो ये बड़ी खास बात भाई कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप में ये 4-5 बातें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि एम्प्लॉयर हमेशा सुपीरियर होता है, एम्प्लॉय हमेशा सबऑर्डिनेट होता है या जूनियर होता है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की बातें मानने का
इंस्ट्रक्शन दिया होता है और एम्प्लॉय को हमेशा अपने एम्प्लॉयर की सारी बातें माननी पड़ती हैं, ऐसा रिटर्न में एम्प्लॉय अग्री करता है कि वो एम्प्लॉयर की सारी बातें मानेगा, कायदे कानून जो एम्प्लॉयर ने लगाए हैं उनको मानेगा, एम्प्लॉयर ने जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो सब मानेगा। ये मानने वाली बात एम्प्लॉई के अंदर होती ही होती है। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होते हैं वो इस रिलेशनशिप को, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बनाते हैं। अब भाई कई लोग धोखा देने के इंटेंशन से, कई लोग कुछ भी, जैसे कई बार कुछ भी कंपनी का विंडो ड्रेसिंग करने के लिए, कंपनी की विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कि भाई कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बहुत कम है, इस तरह की बात लोगों को पहुंचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो ऑफर लेटर होता है, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बजाय वो एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता कागजों पे क्या लिखा है, हम तो इस रिलेशनशिप को जानेंगे। उस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऐसे क्लॉजेज होंगे जो हमें ऐसा प्रतीत करवा रहे होंगे कि यार ये तो एम्प्लॉय है कंपनी का, ये लिखा हुआ एजेंट है, लिखा हुआ इसने एजेंट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे अगर जाएं तो भाई ये तो कंपनी का एम्प्लॉय ही है, ये एजेंट नहीं है, लिखा हुआ एजेंट है लेकिन एजेंट नहीं है। तो हमको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और भाई इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं तुम्हारे से बात करूँ ना, तो इनकम टैक्स में तो डीम्ड एम्प्लॉयमेंट के स्पेसिफिक प्रोविजन है जहां पर ये चीज़ एपरेंटली दी जाती है कि एक एम्प्लॉय, अगर आपने एम्प्लॉयज़ को नाम नहीं भी दिया, अगर एम्प्लॉयमेंट लेटर उसको नहीं भी दिया, तो भी अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप फुलफिल कर दो तो वो बंदा आपका एम्प्लॉय ही कहलाएगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप को पुख्ता करते हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को बताते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय relationship is the critical factor, is the basic underlying point behind this cost, the cost which is known as the employee cost। तो आपको ये बात देखनी है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते की वजह से जितनी भी पेमेंट करी गई है, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जितनी भी पेमेंट करी है, उस रिश्ते की वजह से वो सारी पेमेंट एम्प्लॉय कॉस्ट के पर्व्यू में आएगी। तो एम्प्लॉय इज नॉट अ इंडिविजुअल, ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट समवन हु कैन be seen as a human being, but it represents a relationship which you have with that person who is a human being। तो हर ह्यूमन बीइंग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है वो एम्प्लॉय नहीं होता। हाँ, एम्प्लॉय के साथ तुम उस तरह का रिलेशनशिप भी बना लो तो वो जरूर आपका एम्प्लॉय बन जाता है। तो आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका एम्प्लॉय है, कौन एम्प्लॉय नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जो एम्प्लॉय होगा उसी से रिलेटेड कॉस्ट आप एम्प्लॉय कॉस्ट में लेके जाओगे, जो एम्प्लॉय नहीं होगा उससे रिलेटेड कॉस्ट आप एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं लेके जाओगे। सो दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड बिहाइंड एम्प्लॉय कॉस्ट। और आओ, मैंने ना जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको इस चार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आओ इस चार्ट को एक बार देखते हैं। तो चलो आओ देखते हैं हमारा जो CAS 7 है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो वही अपनी स्टैंडर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, कुछ बेसिक डेफिनेशंस। आपको एक डेफिनेशन मैंने अभी अभी बताई, एम्प्लॉई की डेफिनेशन। एम्प्लॉई की डेफिनेशन में हम लोग बेसिकली सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या एम्प्लॉई वो एक्चुअली एम्प्लॉई है कंपनी का या नहीं है। तो हम एम्प्लॉई कॉस्ट में सबसे पहले एम्प्लॉई कॉस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, और नेचुरल सी बात है उसके अंदर एम्प्लॉई आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 लोग होंगे जिनमें डिस्टिंग्विश करना जरूरी है, एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय। तो 3 तरह के एम्प्लॉय जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, वो होगा एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय। ये 3 तरह के एम्प्लॉय जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो पहले 2 टाइप के आपने एम्प्लॉयज देखे, एम्प्लॉई और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, भाई इनकी सैलरी तो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय की सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ऐसा प्रिंसिपल हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। किस बेसिस पे बताएगा, वो जब हम इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर देखेंगे, तभी भाई हम पता लगाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ओवर टाइम प्रीमियम। वो प्रीमियम जो ओवर टाइम करते हुए हमारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैसे कंप्यूट होता है, क्या तरीके हैं उसको कंप्यूट करने का, हम वो पढ़ेंगे। और वो क्या एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये देखेंगे। किन परिस्थितियों में वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा, किन परिस्थितियों में वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, हम ये देखेंगे ओवर टाइम प्रीमियम में एम्प्लॉय कॉस्ट को एनालाइज करते हुए। सो सेकंड चीज होगी ओवर टाइम प्रीमियम, जिसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। और
और उसका एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या रेलेवेंस होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट में उसका क्या महत्व होगा और क्या वो ऐड होगा या नहीं होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में, ये भी चीज़ हम देखेंगे। तो डेफिनेशंस, ये दो प्राइम डेफिनेशंस हम देखेंगे। उसके बाद भाई टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका हम स्ट्रक्चर समझेंगे, क्या होते हैं वो ये चीज़ समझेंगे, और उनमें से किन की सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनती है, किन की सैलरी, कुछ की सैलरी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं भी बनती है, हम उसका लॉजिक जानेंगे और हम उसके बेसिस पे अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को निकालेंगे। तो भाई ये हैं कुछ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हमारे कैस बताता है। डेली रेटेड वर्कर्स, भाई इनका एक और नाम होता है बदली वर्कर्स। ये कौन होते हैं सर? ये वो होते हैं भाई जो रोज सुबह सुबह, अगर आप सोनीपत पानीपत के इलाके में जाओ, दिल्ली से थोड़ा सा आउटस्कर्ट है दिल्ली का, सोनीपत पानीपत, वहां के इलाके में ना बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मूर्थल के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो अगर आप सुबह सुबह 8 बजे वहां पहुंचोगे ना, तो फैक्ट्री गेट पे बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं, और उन सब मजदूरों में से जितने भी कंपनी के अंदर से आवाज लगाई जाती है कि हमें आज 50 मजदूर चाहिए, उनको अंदर बुला लिया जाता है। तो रोज के बेसिस पे दिहाड़ी मजदूर कहते हैं इनको, रोज के बेसिस पे वो मजदूर काम करते हैं और रोज के बेसिस पे शाम को उनका पगार, उनकी तनख्वाह दे दी जाती है। दिस इज नोन एज डेली रेटेड वर्कर्स, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, एक दिन के रेम्यूनरेशन पे काम करते हैं। इनका एक और नाम होता है बदली वर्कर्स, मतलब ये रोज चेंज होते रहते हैं। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय कॉस्ट की। जी हां, ये कंपनी के रोल्स पे लोग नहीं हैं। जी हां, इनके साथ कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर होता है। जी हां, इनकी कोई फिक्स्ड सैलरी और परमानेंट सैलरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एम्प्लॉयज का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं और एम्प्लॉय कॉस्ट में इनकी खर्चा आता है। तो सर रीजन क्या है? ये तो एक दिन आएंगे, अगले दिन ना आए, हो सकता है तो टेम्परेरी हो गए। ये तो सर मतलब पता नहीं, ये तो आए ना आए, कल को आए ना आए, हमें नहीं पता। और सर रोज तो चेंज होते रहते हैं ये, तो सर आप इन्हें एम्प्लॉई कैसे बोल सकते हो? कुछ तो लेवल ऑफ परमानेंस हो। नहीं भाई नहीं, मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा किसी को अपना एम्प्लॉय बोलते हुए, वो है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। क्या वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के इंस्ट्रक्शंस को मान रहा है? क्या वो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के जो कायदे कानून हैं, प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनको अपने काम करते हुए मान रहा है और जो एम्प्लॉयर कह रहा है उसके अनुसार काम कर रहा है? अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, तो मैं इसे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बना दूंगा। अगर तुम्हारा आंसर है ना, तो मैं एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। भले ही एक दिन के लिए, लेकिन ये एम्प्लॉय तुम्हारे यहां काम कर रहे हैं, भले ही एक दिन के लिए, लेकिन ये एम्प्लॉय तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। जो मालिक बोल रहा है वो एज इट इज फॉलो कर रहे हैं और अपने आप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एजेंट नहीं है भाई तुम्हारे। तो ये डेफिनेटली तुम्हारे एम्प्लॉय हैं, भले ही एक दिन के ही एम्प्लॉय क्यों ना हो। सो बदली रेटेड वर्कर्स या डेली रेटेड वर्कर्स, ये हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरे टाइप ऑफ एम्प्लॉयज मंथली पेड वर्कर्स, भाई जो महीने के महीने हमारे से पेमेंट लेते हैं। ये तो डेफिनेटली परमानेंट होते हैं और इनकी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन होती है। हाँ, बोनस वेरिएबल होता है, थोड़ा सा बोनस शायद साल के एंड में इनको दे दिया जाए, बट ये दूसरे टाइप के वर्कर्स होते हैं जो कैस ने रिकॉग्नाइज करे हैं, मंथली पेड वर्कर, और भाई इनकी सैलरी भी एम्प्लॉय कॉस्ट में आती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है भाई। कई बार आप एम्प्लॉयज को 2 महीने या 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इंटर क्वालिफाई करने के बाद एक ट्रेनिंग करी होगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसमें 6 महीने के लिए या 15 महीने के लिए एक कंपनी ने आपको टेम्पररी हायर किया ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि भाई ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने तुम यहां पर एम्प्लॉयमेंट खत्म करो, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे एज पर द रेगुलेशंस ऑफ ICAI एंड देन यू आर फ्री टू गो वेर एवर यू वांट टू गो। सर वो हमने ना ये ट्रेनिंग करी ही नहीं, हमने तो डमी ली थी, नालायक। चलो वो सब बात बाद में, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो वो वाला टाइप का एम्प्लॉयमेंट होता है ना, वो इस कैटेगरी में आएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है शॉर्ट टर्म का, आपने एम्प्लॉय को कहा सुन एम्प्लॉय, तू हमारा एम्प्लॉय तो बनेगा, लेकिन तू जो एम्प्लॉय बनेगा ना वो सिर्फ एक फिक्स टेन्योर के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, अपना 6 महीने का प्रोजेक्ट पूरा करियो और चलता बनियो। दिस इज नोन एज एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं छोटे समय के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे अगर CA देखो, CA में आर्टिकलशिप होती है 3 साल की, तो वो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉयज को, ट्रेनीज को हायर करते हो। MBA में 2 महीने का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ता है, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, वो भी भाई इसी कैटेगरी में आता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो
ये है तीसरी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज जो कि है मेरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मेरे साथ और कुछ समय के लिए मेरे पास आ जाएंगे। देखो भाई, डेली रेटेड वर्कर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सुबह सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, दिहाड़ी लेके। एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जिस रजिस्टर में इनके नाम लिख लिए जाते हैं, बस। कॉन्ट्रैक्ट डेली के हिसाब से नहीं होता, ये फिर भी थोड़ा सा लंबा समय होता है। ये 15 दिन हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। ये परमानेंट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप किसी को बुलाते हो, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ आपका एम्प्लॉयमेंट का जो अग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर है भाई टेम्परेरी या रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज जो टेम्परेरी भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज जो रेगुलर भी हो सकते हैं। तो भाई टेम्परेरी एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम जैसे इनिशियली अगर एम्प्लॉय कोई ज्वाइन करता है ना कंपनी, उसे 6 महीने के लिए प्रोबेशन पर रखा जाता है। प्रोबेशन मतलब वो टेम्परेरी होता है, 6 महीने अगर उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी लगी तो हम उसे परमानेंट बनाएंगे, अदरवाइज परमानेंट नहीं बनाएंगे, इस शर्त पे ही रखते हैं हम उसको। तो एम्प्लॉय टेम्परेरी होता है इनिशियली, बाद में आगे चल के वो रेगुलर बन जाता है। दोनों टाइप के एम्प्लॉयज भाई, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, दोनों तरह की लेबर होती है भाई हमारे पास। स्किल्ड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। अनस्किल्ड जनरली ये दिहाड़ी वाले लोग होते हैं जिनके पास उतने ज़्यादा स्किल सेट नहीं होते, बस ये मजदूरी कर सकते हैं, ये सामान ढो सकते हैं, ये बोझा ढो सकते हैं, ये गड्ढा बना सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं, ये सीमेंट मिला सकते हैं, ये कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो अनस्किल्ड लेबर भी हो सकती है हमारे पास, अनस्किल्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्किल्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है। एंड लास्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। सर ये क्या मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव नॉन, सर स्किल्ड अनस्किल्ड तो समझ में आया, टेम्परेरी रेगुलर समझ में, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है भाई? एग्जीक्यूटिव वर्ड डिराइव होता है वर्ड से एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना, उससे होता है एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूट करता है मतलब जो काम करता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। सर इसका मतलब जो काम नहीं करता उसे नॉन एग्जीक्यूटिव बोलेंगे? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब जो काम नहीं करता वो नॉन एग्जीक्यूटिव। अरे सर ऐसी जॉब दिला दो सर, प्लीज हमें सीएमए बनने के बाद ऐसी जॉब दिला दो सर। सर हम नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय रहना चाहते हैं, कुछ काम ना करना पड़े, महीने के एंड में सैलरी हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, बस सर जिंदगी संवर जाएगी। मैं ना 2 लाख रुपए कम लेने के लिए तैयार हूं सैलरी में, लेकिन सर ये वाला दूसरा कैटेगरी दिला दो, नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज बना दो सर हमें। नालायक, कामचोर, आलसी, प्रमादी प्राणी, ये एक बहुत स्पेशल कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। सुनना जरा, क्या नॉन एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं और कोई नहीं। कंपनी में कोई और ऐसा आदमी नहीं होता जिसे हम नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय बोलें, क्योंकि हर एम्प्लॉय को काम करना ही करना पड़ता है। हर एम्प्लॉय को जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक उसे सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक कंपनी उसको अपने पास नहीं रखेगी। जब तक आप काम नहीं करोगे, मुफ्त की रोटियां कोई नहीं आपको तोड़ के दे सकता, खिला सकता। सो आप हमेशा एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ही रहोगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय। नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय कुछ नहीं होता, हर एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय ही होता है। सिर्फ एक कैटेगरी के लोग नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर ये क्या कंसेप्ट होता है? आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तो भाई मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया ऑडिट करने, और ऑडिट करते हुए डायरेक्टर्स का नाम पूछना, डायरेक्टर्स का रजिस्टर लेना एक नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर होता है। तो भाई हमने डायरेक्टर्स का नाम लिया, डायरेक्टर्स का नाम पूछा कंपनी से, तो कंपनी ने अपने डायरेक्टर्स की लिस्ट दी। वो डायरेक्टर्स की पूरी लिस्ट थी जो हमारे हाथ में थी, और उन तमाम डायरेक्टर्स में जो उस कंपनी के थे उसमें से एक नाम था मिस्टर अनिल कपूर। नाम बड़ा फैंसी था क्योंकि नाम एक बहुत बड़े मशहूर एक्टर से मिलता जुलता था। तो हम लोगों ने भी देखा, अरे अनिल कपूर इसके डायरेक्टर हैं, तो मजाक मजाक में बोला अनिल कपूर इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। खैर बाद में हमने सारे के सारे डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स मंगाए जो एमसीए में फाइल होते हैं, उनके फॉर्म्स होते हैं कुछ जो एमसीए में फाइल होते हैं, उनके डिन नंबर्स मंगाए, सारी डिटेल्स मंगाई। तब पता लगा भाई अनिल कपूर जो ये डायरेक्टर थे कंपनी के, वो बॉम्बे में ही रहते थे। और हमने जब गूगल किया तो वो बॉम्बे में बाय चांस उसी जगह पे रहते थे जहां पर अनिल कपूर का रियल घर था। एरिया मतलब मकान नंबर नहीं, एरिया वही था। हम हैरान, हमने कहा कमाल है, क्या कोइंसिडेंस है। हमारे डायरेक्टर का नाम भी अनिल कपूर है और हमारे डायरेक्टर भी उस जगह पे रहते हैं
जहां पर अनिल कपूर साहब का घर है। ऐसा कोइंसिडेंस होना मुमकिन था, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई। वो बात ये थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डायरेक्टर जो कि कंपनी दिल्ली में है, हाँ उसका ब्रांच ऑफिस मुंबई में भी था, लेकिन जो कंपनी दिल्ली की है उसका डायरेक्टर मुंबई में रहता हो। हमने कहा ठीक है भाई, ब्रांच ऑफिस मुंबई में है और उस कंपनी का बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का काम था, वो एडवर्टाइजमेंट करती थी। ये जितने भी बोर्डिंग्स होर्डिंग्स लगते हैं ना, इसका होल कॉन्ट्रैक्ट उसके पास था और एडवर्टाइजमेंट बनाती भी थी कॉन्ट्रैक्ट पे लेके कंपनीज के लिए। इस तरह का काम था कंपनी का। हमने कहा ठीक है, होगा भाई एडवर्टाइजमेंट का काम, इस वजह से मुंबई के एक डायरेक्टर को रखने की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने रख लिया डायरेक्टर को। अब हुआ ये, जब हम CFO और जो कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स थे उनसे बातें कर रहे थे, तब पता लगा कि हमारा ये जो अनुमान, हमारा ये जो गैस, हमारा ये जो हम तुक्के मार रहे थे, ये एक्चुअली तुक्के नहीं थे, ये एक्चुअली सही थे, क्योंकि अनिल कपूर ही उस कंपनी के डायरेक्टर थे। हम लोगों को जब ये बात पता लगी कि अरे अनिल कपूर इस कंपनी के डायरेक्टर, हम एकदम एक्साइट हो गए। हमने कहा अरे अनिल कपूर जी आते हैं क्या यहाँ पर? अब डायरेक्टर हैं तो काम करने के लिए तो आते होंगे, हमें उनसे मिलना है, हमें उनका ऑटोग्राफ चाहिए। तो कंपनी के CFO ने बताया भाई अनिल कपूर इज ओनली अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, विच मीन्स दैट ही हैज लेंडेड हिज नेम टू द कंपनी बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। वी आर एबल टू सिक्योर सम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मार्केट and in return we pay some emoluments or remuneration to Mr. अनिल कपूर। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रखो जो काम तो नहीं करेगा, जो आपको या तो गाइडेंस देगा, या आपको वो एक्सपर्ट होगा किसी फील्ड में तो आपको प्लानिंग करके देगा, या आपको कुछ गाइडेंस देगा, आपको गाइडेंस भी ना दे तो आपको गुडविल अपनी नाम यूज करने के लिए देगा, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनी रहे, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर सको नए नए। तो इस तरह के डायरेक्टर्स को बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। और भाई सीधी सी बात है, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं भाई, सहारा कंपनी जब होती थी, सुब्रतो रॉय उसके MD थे, CMD थे। सहारा कंपनी, सहारा एयरलाइंस भी होती थी, सहारा के और भी सारे चीजें होती थी। तब भाई अमिताभ बच्चन वॉज ऑलवेज अ डायरेक्टर ऑन मेनी ऑफ द सहारा कंपनीज बोर्ड्स, क्योंकि अमिताभ बच्चन वॉज वेरी क्लोज टू मिस्टर सुब्रतो रॉय। तो बहुत ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चलन में है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर होती है। भाई एक आदमी जो बहुत अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाता है, उसको वेरियस कंपनीज अप्रोच करती हैं कि आप कुछ काम मत करो कंपनी में, आप बस हमें गाइडेंस दो, आप हमें अपनी नॉलेज शेयर करो, आप हमें एक रास्ता दिखाओ और उसके बदले हम आपको पेमेंट करेंगे, उसके बदले हम आपको रेम्यूनरेशन देंगे। उन टाइप के डायरेक्टर्स को बोलते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स एक्चुअली में काम नहीं करते, एक्चुअली में किसी तरह का कंपनी का काम नहीं संभालते, लेकिन ये कुछ नॉन काम रिलेटेड आपको फायदे पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या ये हमारे एम्प्लॉयर के अधीन होते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं? आंसर इज नो, ये वो काम नहीं करते भाई। ये लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में नहीं होते। हालांकि इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायरेक्टर है तो कॉन्ट्रैक्ट तो है भाई, लेकिन ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इनको जो कहा जाए वो ये करेंगे, इस तरह की कोई बातें इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखी होती। इसीलिए इनके अंदर एम्प्लॉय के जो एसेंशियल फीचर्स हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप के जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कुछ मिसिंग होते हैं। और यही रीजन है हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी को एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो फिर सर हम इन्हें कहां लेके जाते हैं? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ तुम्हें हिंट दे रहा हूं भाई। इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में लेके जाते हैं। रीजन में पूछना क्यों, कैसे, कब, कहां, जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस वाले पॉइंट पे आऊंगा तब तुम्हें इसका रीजन भी दूंगा। तो जी हां, ये दो टाइप के एम्प्लॉइज, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब भाई जो हमारी एम्प्लॉयज की कैटेगराइजेशन होती है, जो हमारे एम्प्लॉयज की क्लासिफिकेशन होती है, वो किस किस बेसिस पे होती है, आओ वो जरा देखते हैं। सबसे पहले है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब कितने लंबे समय तक एम्प्लॉई हमारे यहाँ रहा है, कितने लंबे समय तक एम्प्लॉई ने हमारे यहाँ काम किया है, उसे बोलते हैं टेन्योर। तो क्लासिफिकेशन एम्प्लॉई होता है एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, कि जो उसकी पेमेंट हो रही है वो हम आज करेंगे पेमेंट एम्प्लॉय कॉस्ट की, या उसको फ्यूचर में करेंगे, तो कितने समय तक वो एम्प्लॉय हमारे पास रहेगा। अगर हमें पता है वो एम्प्लॉय छोटे समय के लिए रहेगा तो उसको जो पेमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ आज होगी। अगर हमें पता है एम्प्लॉय लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा तो भाई उसको दो तरह की पेमेंट होगी, एक तो आज जो उसको पेमेंट करनी है वो होगी, और एक होगी उसकी फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट।
सर ये क्या है फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट? अरे भाई ग्रेचुइटी, अगर हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 5 साल से ज़्यादा हमारी कंपनी में एक्सपेक्टेड हैं कि काम करेंगे, उनको हम पे करते हैं ग्रेचुइटी, उनको हम पे करते हैं कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट एमोल्यूमेंट्स। तो दो तरह के ऑन द बेस ऑफ टेन्योर दो तरह के एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकते हैं। एक तो करंट एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जो अभी पे होगा, जो करंटली पे होगा उस एम्प्लॉय की सर्विसेज के लिए। दूसरा फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जो अभी नहीं पे होगा, फ्यूचर में पे होगा। भाई वो रिटायरमेंट के बाद भी पे हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है रिटायरमेंट से पहले पे हो, लेकिन 1, 2, 3 साल बाद पे होगा। इसे कहते हैं फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट वर्सेस करंट एम्प्लॉय कॉस्ट। भाई आप लोगों ने ईसॉप्स का नाम सुना होगा। ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी क्या होता है कि हम एम्प्लॉय को कुछ पीरियड का वेस्टिंग टाइम देते हैं, वेस्टिंग टाइम बोलते हैं इसको। एम्प्लॉय को आज ईसॉप दे दिया, लेकिन आज उसको हम बेनिफिट नहीं देंगे ईसॉप के। हम कहेंगे सुन एम्प्लॉय, 3 साल इस ईसॉप को पकने दे, पकने दे, पकने दे। 3 साल बाद जब ये ईसॉप मैच्योर हो जाएगा तब तुझे बेनिफिट्स मिलेंगे इस ईसॉप के। तो ये भी हो गई फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो आप करंटली पे करोगे एम्प्लॉय के लिए उसे बोलेंगे करंट एम्प्लॉय कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो आप फ्यूचर में पे करोगे किसी एम्प्लॉय के लिए उसको हम बोलेंगे फ्यूचर एम्प्लॉय कॉस्ट। और ये बाइफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, मतलब एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके साथ रहेगा या एम्प्लॉय छोटे समय तक आपके साथ रहेगा, उसके बेसिस पे आप एम्प्लॉय कॉस्ट का बाइफिकेशन करते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप का एम्प्लॉय कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। कॉस्ट सेंटर के साथ कैसा रिलेशनशिप है एम्प्लॉय कॉस्ट का, उसको हम रिलेशनशिप के बेस में बाइफिकेशन मानते हैं। भाई डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, सिंपल वही दो बाइफिकेशन। रिलेशनशिप क्या है कॉस्ट सेंटर के साथ हमारे एम्प्लॉय का? क्या एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कॉस्ट सेंटर पे या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कॉस्ट सेंटर पे? तो जो एम्प्लॉयज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं, मशीनरी चला रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक बना रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक बनाने वाला एम्प्लॉय कहलाता है डायरेक्ट एम्प्लॉय। और जो एम्प्लॉयज इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हमारे मशीन को चला रहे हैं, इनडायरेक्टली वो हमारे कॉस्ट सेंटर में मदद कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। तो दो तरह की एम्प्लॉय कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ रिलेशनशिप टू कॉस्ट सेंटर, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है सर, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो भाई दो तरह के प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, वही हर केस में हम ये दो तरह के प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। भाई मेजर करो उसे, कैलकुलेशन मतलब कंप्यूट करो, कैसे कंप्यूट होगा, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। दूसरा असाइनमेंट, कॉस्ट सेंटर पे उसे असाइन कैसे करोगे, कॉस्ट सेंटर पे उसे एलोकेट कैसे करोगे, ये दूसरी चीज हम पढ़ेंगे। तो एक तो मेजरमेंट पढ़ेंगे, दूसरा असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। सो मेजरमेंट में हम कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे। भाई ये कंप्लीट नहीं है, मैंने सिर्फ 2 क्रिटिकल पॉइंट उठाए हैं, और भी बहुत सारे मेजरमेंट के पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो सैलरी ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था इसकी सैलरी का क्या करना चाहिए, मेजरमेंट वाला एस्पेक्ट आ जाएगा। प्रायर पीरियड एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर कोई एम्प्लॉय कॉस्ट प्रायर पीरियड की है, भाई पिछले सालों की थी, आप अक्रूवल अभी पे कर रहे हो ड्यू टू वॉट एवर रीजन, नॉर्मल कोर्स में भी पे हो सकता है और कोर्ट के ऑर्डर के परसुएंट भी हो सकता है। सर नॉर्मल केस में कैसे होगा? नॉर्मल केस में ऐसे होगा, जनरली एक एम्प्लॉय को जो बोनस मिलता है वो पिछले साल का अगले साल ही मिलता है। ये कायदा है, ये एक नॉर्म है, ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, ये कस्टम है कि बोनस कभी भी सेम ईयर का सेम ईयर में पे नहीं होता। हमेशा करंट ईयर का जो बोनस है वो अगले साल में पे होता है। और कई कंपनीज तो ऐसे होती हैं जो बोनस को भी 2 टुकड़ों में करके देती हैं। जिस साल का बोनस है उससे अगले साल 50% और उससे अगले साल फिर 50%, इस तरह भी होती हैं कई कंपनीज। सो आप प्रायर पीरियड एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे ट्रीट करोगे हम ये जानेंगे। एक तो नॉर्मल कोर्स में हो सकता है, दूसरा कोर्ट ऑर्डर के केस में भी हो सकता है। भाई आपने एक एम्प्लॉय को निकाला और उस एम्प्लॉय ने कहा ठीक है मेरी सैलरी दे दो, आपने सैलरी कंप्यूट करी और बोला इतनी सैलरी बनती है आपकी, एम्प्लॉय ने उसे डाउट कर दिया, उस पर डिस्प्यूट कर दिया, एम्प्लॉय कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस डिस्प्यूट का फैसला 4 साल बाद किया, आपको 4 साल बाद उस एम्प्लॉय को कुछ पेमेंट करनी पड़ गई, तो वो भी कहलाएगी प्रायर पीरियड एम्प्लॉय कॉस्ट। और ट्रीटमेंट क्या होगा कैश के अकॉर्डिंग, वो हम इस कैश में देखेंगे। फिर भाई असाइनमेंट के 4 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में ना रिपीटेडली पूछे जाते हैं। असाइनमेंट में से ये वाला क्वेश्चन ना रिपीटेडली आता है, तो इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो भाई रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। रिक्रूटमेंट मतलब जब एम्प्लॉय
नया नया कंपनी में आता है, उसे लिया जाता है, तो लेते वक्त उसे ना कंपनी से इंट्रोड्यूस किया जाता है, कंपनी में क्या कल्चर है, कंपनी में ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी में किस तरह ईमेल्स लिखी जाएंगी, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, रिस्क किस किस चीज़ में है, वेंडर को जो ईमेल लिखनी होती है वो कौन नहीं लिख सकता, कौन लिख सकता है, एक्सपेंसेस को कौन अप्रूव कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस तरह की मूलभूत चीज़ें कंपनी के बारे में एम्प्लॉय को बताई जाती हैं। तो रिक्रूटमेंट का कुछ खर्चा होता है, फिर उसे ट्रेन करने का खर्चा होता है, मतलब वो जो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन में आके वो काम ढंग से कर पाए, इसलिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का खर्चा हम लोग कैसे असाइन करें कॉस्ट सेंटर पे, ये हमारा असाइनमेंट बताएगा। फिर ओवर टाइम प्रीमियम, जो एम्प्लॉय हमारा एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक्स्ट्रा टाइम कैसे असाइन होगा, मैं उसे कॉस्ट सेंटर ए में लेके जाऊंगा, बी में लेके जाऊंगा या कहीं भी लेके नहीं जाऊंगा, हम वो देखेंगे। आइडल टाइम, जो एम्प्लॉय खाली बैठा है उसका कैसे ट्रीटमेंट होता है, हम ये देखेंगे। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है तो वो पूरे 8 घंटे एक एक मिनट एक एक सेकंड काम करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ पोर्शन तो डे का ऐसा जरूर होगा जब वो खाली बैठा है या उसने वो टाइम गंवा दिया, प्रोडक्शन में नहीं लगाया, वो टाइम कहीं और लगा दिया, ऐसा होगा ही होगा। तो आइडल टाइम कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है हम ये देखेंगे। देन सेपरेशन कॉस्ट, भाई एम्प्लॉय जब सेपरेट हो रहा होता है कंपनी से, दो तरीके से सेपरेट होता है। एक, जब उस एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया, एम्प्लॉय ने कहा मेरे को कहीं और जॉब मिल गई, मैं जा रहा हूं यहां से छोड़ के। दूसरा, जब एम्प्लॉय को हमने बोला कि भाई अब कंपनी की हालत थोड़ी ढीली है, खस्ता है, जैसे लॉकडाउन के बाद हुआ था, और अब ना तुम अपना कहीं और जुगाड़ कर लो, तुम अपना कहीं और देख लो, हम तुम्हें फर्दर रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हें फर्दर नहीं कर पाएंगे, इसे बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो भाई जो दूसरा केस है वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिसे एक और नाम देते हैं गोल्डन हैंडशेक, दूसरे वाले केस में भाई कुछ पेमेंट हमें करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को, और वो जो पेमेंट होती है जो हमें अपने एम्प्लॉयज को करनी पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा एम्प्लॉयज कॉस्ट में, वो हम जानेंगे इस वाले सेक्शन में। और तुम्हें एक चीज बता दूं भाई, ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है ना, ये कई बार एम्प्लॉयज को निकालने का एक तरीका होता है। एम्प्लॉयज को कई कंपनीज इतना मजबूर कर देती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को निकालती है तो वो प्राइवेट कंपनी पे केस हो सकता है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग। तो कोई प्राइवेट कंपनी एक एम्प्लॉय को नहीं निकाल सकती अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉय ने कोई जघन्य अपराध किया हो, कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, तो ही एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकती है। अदरवाइज एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जनरल सिचुएशन में नहीं निकाल सकती। तो ऐसी स्थिति में जब कोई एम्प्लॉय फोर्स से नहीं निकाला जा सकता, तो भाई उसे इतना परेशान कर देती हैं कई कंपनीज कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो जब भी आप कभी वॉलंटरी रिटायरमेंट का खर्चा देखो ना किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये मत सोचना कि एम्प्लॉय ने खुद ब खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली होगी। भाई तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कंपनी ने ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा करी एम्प्लॉय के लिए कि वो छोड़ के गया। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, क्या कंपनी अपने एम्प्लॉयज के साथ सही बर्ताव कर रही है या नहीं कर रही, उस केस में इंपॉर्टेंट है सेपरेशन कॉस्ट को ढंग से एनालाइज करना। अभी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सेपरेशन कॉस्ट का रीजन क्या था, मुझे बस ये फर्क पड़ता है सेपरेशन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, पीएनटी। हम लोग पीएनडी को पढ़ेंगे एकदम लास्ट में हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। सेपरेट कॉस्ट हेड में भाई आपको हर एक कॉस्ट अपना क्लासिफाई करना है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक सेपरेट हेड में आना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिक्स नहीं करना चाहिए। कैपिटल वर्क एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आपका कोई एम्प्लॉय बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ है या मशीनरी बनाने में लगा हुआ है या प्लांट बनाने में लगा हुआ है, तो उसकी सैलरी बिल्डिंग की कॉस्ट के साथ ऐड हो जाती है, कैपिटलाइज हो जाती है। उसकी सैलरी प्लांट की कॉस्ट के साथ ऐड हो जाती है। इसे बोलते हैं कैपिटल वर्क एम्प्लॉय कॉस्ट। और कैपिटल वर्क एम्प्लॉय कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी कैपिटल बिल्डिंग में लगती है। तो दिस इज नोन एज द कैपिटल वर्क एम्प्लॉय कॉस्ट। देन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज, तो उसका भी डिस्क्लोजर अलग से जाता है, जो कि हमारे डिस्क्लोजर के सेक्शन में हम पढ़ेंगे। और भाई ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैंने बस एग्जांपल दिया है, हम रियल में तो जब अपने कैश पे आएंगे तब अपना रियल कंप्लीट लिस्ट पढ़ेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7।